तो उस स्थिति में सऊदी अरब तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है नहीं तीर मारने के लिए, लेकिन तुर्की एक सऊदी अरब के पास तीर मारने के लिए है कि जितने भी भंगी भिखारी अंडवे वॉशरूम खोलने गए हुए जीसीसी कंट्री यानी कि गल्फ से किक मार दी जाएगी। सऊदी अरब के पास वो चीज है जो भी अंडवे के लिए सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई थी, अंडवा 12-12 दिन भूख से मर रहा था, पकाने को गैस नहीं थी, यानी कि तेल और आगे पीछे नेचर रिसोर्सेस रोक देगा। सऊदी के पास इतना पेट्रोल है कि तुम्हारे पास पेट्रोल जंग के दरमियान तो जाहिर सी बात है इनकी शिप उड़ाते जाएंगे हम, हमारे पास फ्यूल आ रहा होगा। तो बात वही है कि ये अंडवे की लाइफ की छोटी छोटी खुशियां है, लेकिन देखते हैं आगे क्या शौक मिलने जा रहा है इनको। ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। जी इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। अबे जी वो स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। इसका रियल इम्पैक्ट आप नोट करो, जितने भी कुफार है सबको अपनी अपनी पड़ गई है इस पैक्ट से। अभी पैक्ट बना है, अभी आप नोट करो, कोई गैर सरकारी नताइज नहीं आया अभी तक, कोई मतलब इसका मैं समझता हूँ इम्पैक्ट दुनिया में नहीं आया। अभी पैक्ट बना है, ईरान की अलग खुजली हो रही है, ये तो मर गए। फादर और मदरलैंड का तो हिचकियां आ रही है। मदरलैंड तो प्रेग्नेंट है, किसी भी टाइम 2-4 स्टेट अलग हो जाएगी जैसी जंग होती है इस पैक्ट के बाद। तो आप नोट करो मदरलैंड में ज्यादा हिचकी हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं भाई, टर्की है नेटो का मेंबर और नेटो में एक आर्टिकल लेगा, एक पे हमला सब पे हमला। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग में टर्की उतरता है, इंडिया टर्की की तरफ तो एक आधा मिसाइल फेंकता है, इसका मतलब है यूरोप भी उतरेगा। जो पाकिस्तान एक टाइम तक नॉन नेटो अलाई था वो इनडायरेक्टली नेटो में आ चुका है। भाई जाहिर सी बात है, बंदा टर्की पे अगर कोई मिसाइल फेंकने की करेगा नेटो की तरफ से अलग, टर्की तो उसका कीमा ही बना देगा। अडवा बहुत ज्यादा, मैं बोलता हूं हद से ज्यादा अगर इस टाइम कोई पिटाए इस पैक्ट के बाद, ये भारत माता है। सीता माता से भी बुरा हाल हुआ, वो सिर्फ ठुकरी थी, सही है, उसको जाके पता लगा रावण ठोकने के लिए लाया था, इनको पहले पता लग गया तुम ठुकने जा रहे हो। अगर किसी पे आएगा तो वो भारत होगा। भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। नहीं, वो तो पैक्ट बनने से पहले, अभी पैक्ट बनाए हैं, पैक्ट बनने से पहले दिल्ली में धुस हुआ था, पाकिस्तान का नाम नहीं आया था। वो तो अभी लास्ट जंग हुई है 15 महीने पहले, उसमें बात क्लियर हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था। इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है when it comes to finding friends। और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए वो कुछ नहीं कर पा रहे। इजराइल और अमेरिका, अमेरिका को तो अपना भी साइड से रख देते हैं, इजराइल अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे। इजराइल के चक्कर में हमने, अभी भारत इजराइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। भारत ने इजराइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। और भारत ने सप्लाई की इजराइल को, भारत ने इजराइल को सप्लाई की। अच्छा, भारत ने इजराइल को सप्लाई किया, पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो कौन से वेपन थे सप्लाई किए गए? लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, वो मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल, बुलेट्स, तोप के गोले वगैरह वगैरह, ड्रोन्स वगैरह वगैरह।
मैं भी यही सोच रहा था, भारत का मिसाइल बना के या बेचेगा, वो तो खुद बेचारा बाहर से चीजें मंगाता है, उसके पास तो 1 रुपए की जो सुई बनाने वाली मशीन है वो नहीं बना पाता। दरअसल वहां पे जब माल कम पड़ा तो जाहिर सी बात है ड्रोन्स और जो वो आ रहे थे मिसाइल ईरान के, वो ऐसी जगहों के जहाँ पे डिफेंस इंस्टॉल हुई होती है, डिफेंस इक्विपमेंट, वो उड़ाई जा रहा था, तो वो उससे मंगा रहा था। तो ये एक अच्छा हो गया, पाकिस्तान ने इस चक्कर में इनको गल्फ से आइसोलेट करवा दिया। ये बेहतरीन काम हो गया, जो 70 साल में नहीं हो रहा था वो अब हो गया। एक आम अरबी वो भी इस बात को जान चुका है कि भारत क्या कर रहा था। अब जब जंग होगी, अब इनको अरब जो मजा देगा उस जंग के दरमियान, खुल के कभी सामने नहीं आएगा कौन किसकी क्या हेल्प कर रहा है, जैसे इस जंग में नहीं आ रहा था, लेकिन पीठ पीछे अंडवे को भी समझ आ जाएगा, सीता के जो सुराग थे उनको भी समझ आ जाएगा, और शिव कटेल को भी, कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। इनका तो फ्यूल रुकेगा सबसे पहले, सही है भाई। उसके बाद जितने अंडवे गए हुए उनको किक मारी जाएगी, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। उसके बाद पाकिस्तान तो जो कीमा बना रहा होगा, क्योंकि पैक्ट बना हुआ है, टर्की इन पे मिसाइल भी मार देगी टर्की की तरफ। पहले बात तो इनके पास टर्की तक पहुंचने वाली कोई चीज ही नहीं है, टर्की तो कीमा बना देगा उसको। टर्की पे हमला, नेटो पे हमला, आप समझो कितने गंदे जाल में फंसाया है इसको पाकिस्तान ने। तो बड़ी संख्या में किए हैं, 5600 शिपमेंट भी, क्वांटिटी। आपने एक ऐसे देश से दोस्ती करी, उसके बदले में आपको पूरे मिडिल ईस्ट के देशों से दुश्मनी मिली। सारे मुस्लिम देशों से दुश्मनी मिलने वाली है, मिल चुकी है। बाकी और देशों से मुस्लिम आपको दुश्मनी मिलने वाली है। अमेरिका का उतना इफेक्ट अब है नहीं है किसी कंट्री पे जहां से वो इसको बचा पाए। भारत वाकई में बहुत नाजुक स्थिति में है। मुझे यही डर लग रहा है, और मुझे यही लग रहा है कि भारत कहीं इस तरह से पुश ना हो जाए कि जिसको एक, भारत ने कभी किसी कंट्री से बहुत बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किया है। अभी तक की जो भारत की पॉलिसी रहती थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी। अगर भारत ने किसी कंट्री से डिफेंस एग्रीमेंट अब किया, इस एग्रीमेंट के प्रेशर में आने के बाद, तो वो केवल एक ही कंट्री बचती है, वो है इजराइल। भूखे ने भूखे की मारी, दोनों मर गए। अच्छा, भारत ने कभी कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं करा, उसकी भी एक वजह है। देखो, ये जितनी कंट्रीज मिली है ना, एग्रीमेंट कैसे बनता है कि बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा बचपन में, दाल लो चावल लो, चावल लो घी लो, सही है। एक बंदे के पास जो चीज ज्यादा होती है वो दूसरे से लेता है, और उसके पास जो कमी होती है वो दूसरा पूरी करता है। पाकिस्तान, टर्की, सऊदी के पैक्ट में क्या है? सऊदी के पास पैसा, फ्यूल, टर्की के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर, सबके पास एक एक चीज मौजूद है। अबे भारत के पास ऐसी क्या चीज मौजूद है जो भारत दूसरे को देगा और दूसरा इसके साथ आगे पैक्ट बनाएगा? बता भाई, क्या चीज मौजूद है? और वो भारत से पैक्ट क्यों बनाएगा? भाई पाकिस्तान कूट के आ गया भारत को, पेल दिया, ऑफिशियल जंग हरा दी इनको। ये सऊदी अरब, इसके पास फ्यूल पैसा था, दुनिया को पता है। अभी इनका रोका था, अभी हल्का सा रोका था तो अंडवा भूखा मर गया था। हाँ, तो ये लोग तो पैक्ट बनाएंगे। तुम्हारे पास ऐसा क्या था कि तुमसे कोई आके पैक्ट बनाएगा? भाई तुम तो हमेशा से सुपर पावर्स की रखेल थे। अब मजे की बात यह है कि एक यूक्रेन से पिट रहे रशिया, और यूएसए का क्या हाल हुआ है? नैरेटिव 4 में तो यूएसए हार चुका है, सही है भाई। और यूएसए की टेक्नोलॉजी को ओवर कर दिया है चाइना ने, जो कि ऑपरेशन सिंदूर नामी कलंक के अंदर आपने देख लिया। वो तो 3 में ना 13 में भारत, तो उससे तो कोई पैक्ट में, नेपाल है, नेपाल 2 रुपए की कंट्री, झांटू कंट्री है। नेपाल जैसी झांटू कंट्री भी भारत जैसे टुचे से नहीं मिल रही, वो भी गई चाइना या अमेरिका, चाइना के पास जा रही है, क्योंकि उसको पता है भाई पैक्ट उससे बनाओ जो कुछ कर पाए, तुमसे कोई पैक्ट क्यों बनाएगा? और तुम अभी भागे भागे फिर रहे हो कि किसी का शेल्टर मिल जाए। चाइना का शी जिनपिंग आ रहा है, किसी तरह ये लोग माफिया मांगेंगे, वही इनकी पुरानी सीता डिप्लोमेसी, बहन बेटियां आगे करो, यानी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट अंदर लाओ, और चाइना को जरिए पाकिस्तान को थोड़ा हल्का हाथ रखने को बोले।
चाइना इस लॉलीपॉप में नहीं आने वाला भाई। और इजराइल से डिफेंस पैक्ट करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि क्या उसके बेनिफिट होंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा है एक जरा सी गलती भारत को बहुत अजीब सी स्थिति में धकेल सकती है। अच्छा, अब इस पूरे नजारे में ईरान के ऊपर बात करना हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब मानता है कि ईरान, उसको अगर कोई खतरा कहीं से है सीधा तो ईरान से खतरा है। पाकिस्तान और ईरान के भी संबंध बहुत अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन आजकल तो दोनों के संबंधों में कुछ बढ़ोतरी हुई है जब से पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। भाई ईरान जो है एक सांप है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अपने लेवल का करती है, करे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं हूं, मेरी अपनी राय है, अपनी राय रखने का सबको हक है। सवाल ये पैदा होता है, इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, ईरान का अराजकी पराजकी क्या नाम है वो इंडिया में बैठा हुआ था, जिसमें इंडिया के ऑफिशियल, मैं तो ऑफिशियल ही मानूंगा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है, गोबर आरिया, वो उसको सुअर का बच्चा बोलता है। किसको? ईरान के जो भी वो टूचा गया हुआ था रांची। सवाल ये पैदा होता है, ये हमेशा दूसरे खेमे में मिला है। पाकिस्तान का अपना अगर कोई या उन दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है तो सही है, अदरवाइज मैं नहीं समझता पाकिस्तान को ईरान की जरूरत है। ईरान एक ठुकी हुई कंट्री है, पाकिस्तान के रहमो करम पे इस जंग में जीत रही है, सही है, सबको पता है। पाकिस्तान अगर हाथ उठा लेता इससे, चाइना इसको एक चीज नहीं देता, क्योंकि चाइना के आधे से ज्यादा इंटरेस्ट यहां पे। दूसरा, चाइना को फायदा ये हुआ, धड़ाधड़ उसने सस्ते में पेट्रोल खरीदते चला गया ईरान से, और ईरान की मजबूरी थी, भूखा नंगा मुल्क है, पेट्रोल का वो क्या करेगा अगर कोई खरीदार नहीं होगा, इंटरनेशनली पाबंदियां लगी हुई है। तो वही म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों तीनों पार्टियों के, वो कर रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में सऊदी अरब पे थोड़ी इसको अलाउ करेगी कि तू मिसाइल फेंको, उसकी क्या औकात ईरान की। पिछले महीने पाकिस्तान ने इसको नंगा कराया, बोला कि अब नहीं जाना चाहिए तेरी जमीन से मिसाइल छोड़ो, ड्रोन भी नहीं गया। टर्की जो है वो भी ईरान के खिलाफ नहीं है देखा जाए तो। तो ऐसी स्थिति में ईरान इस जो त्रिकोण बना है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ईरान कहाँ बैठता है? तो जी इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बता। चलो जी, एक दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीच में ट्वीट किया, 13-14 दिनों तक उन्होंने लगातार बमबारी की ईरान पे। उसके बाद उन्होंने अटैक बोला कि मैं आज ईरान पे बहुत बड़ी अटैक करने वाला हूं, मानवता खत्म हो जाएगी, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। और ईरान ने, अमेरिका ने बोला कि हम अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और के अलावा सिविलियन और पावर प्लांट और उन भी अटैक करेंगे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ईरान ने 49 टारगेट्स की लिस्ट पब्लिश कर दी अलग अलग कंट्री में, खाड़ी देश के। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक करा है तो हमारे ये 49 की लिस्ट तैयार है और हम इन पर चालू कर देंगे अपनी बमबारी। जैसे वो लिस्ट लोग उन कंट्री की थी, उन कंट्री को फोन लगा के बताया होंगे या कुछ भी तरह से कम्युनिकेट करे, वो कंट्री से घबरा गए। उस कंट्री के जो नेता थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात की, और शायद मेरे ख्याल से MBS ने बात की, मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब के, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोला कि आप रुक जाओ, कुछ करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर आधे घंटे बाद ही एक ट्वीट करा कि अब मेरी वो सारी कंडीशन आ गई है जो उसके लिए होने वाली थी, और अब हमला नहीं होगा, अब बातचीत हो। ठीक, अब अभय जी, ईरान ने तो मना कर दिया, हमने तो बातचीत करनी नहीं है, हम तो करते ही नहीं, हम तो अमेरिका से we are not talking anything। तो अमेरिका फिर वो बड़ी स्थिति में फंस गया, उसको लगा फिर मैं अकेले बातें कर रहा हूँ, कोई इस्लाम किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस बीच के अंदर ये पता चला कि ईरान ने बोला कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम कतर के बीच में जो बातचीत चल रही है एग्रीमेंट में, हम वो बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि बस हॉर्मुज को खोलने का एग्रीमेंट होने वाला है, और बड़े वो उसमें आए और बोले बस हॉर्मुज खुलने वाली है। अच्छा अभय जी, इस बीच में अमेरिका के एक डायरेक्टर जनरल है या आर्मी के चीफ है, डॉक्टर मिस्टर केन, डैन केन, उन्होंने बोला प्राइवेटली ट्रंप साहब से कि सर अपनी मिसाइल से बहुत कम हो चुकी है, फटाफट दोस्ती कर लेनी चाहिए, या अब लड़ाई नहीं करना चाहिए, कि अब हमने अगर लड़ाई करी तो हमारे पास जो रिजर्व कोटा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात से बहुत गुस्सा हो,
आप नोट करो, चाइना ने इनडायरेक्टली इनको कमजोर, अमेरिका को कमजोर कैसे कर रहा है, इसके मिसाइल खत्म कर रहा है, वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स रोक के बैठा हुआ है चाइना अमेरिका की। क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी रही है शुरू से, अगर आप नोट करो जब से सुपर पावर बना है, ये कंट्रियों को वॉर में डाल के मिसाइल बेचता था। अब ये फंस चुका था यूक्रेन वाले फ्रंट पे भी, इजराइल वाले फ्रंट पे। ये समझ रहा था कि चलो वो तो रशिया वाला फ्रंट है, वहां से मिसाइल जंग लंबी चलेगी, वो भी खींचते खींचते 4-5 साल हो गए। ये समझ रहा था कि ईरान वाला जो फ्रंट है ये मैं 10-12 दिन 15 दिन में करके चला जाऊंगा। अगर आपको याद हो, फेज 1 के अंदर भी टफ टाइम मिला था अमेरिका को, जो ईरान इजराइल का हुआ था। 10 दिन बाद सीज फायर हो गया था, फिर जंग हुई, 4-5 महीने चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन से ज्यादा लाडला इजराइल है, क्योंकि वहां अमेरिका में यहूदी लोग भी मौजूद है। अब उस इजराइल को बचाने के लिए उसने पूरी एफर्ट डाल दी, किधर? इजराइल में। सारे मिसाइल और जो भी इनका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम फलाना ढिमकाना जो भी इसका था। अब जाहिर सी बात है भाई, कब तक वो पूरे करेगा? मतलब $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए जब 1-1 करोड़ के मिसाइल जाएंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान हो रहा है आपका। तो जिस वजह, और ईरान भी ठुट-फुट का शिकार हो चुका था, क्योंकि आपको ये कोई नहीं दिखाएगा, सारे कान गर्म करने वाले लोग हैं आपके। वो डेली आके ईरान को जिताएंगे और अमेरिका को हराएंगे, आपको सच से दूर रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ईरान का ठीक ठाक किस्म का कर चुका है अमेरिका। जाहिर सी बात है मिसाइल गिरा रहा है, तबाही तो हो रही होगी। वो ना ईरानी मीडिया आपको दिखाएगा अपना नुकसान, इजराइल तो पूरा ही भाई, वो तो पूरा ही एक तरह का मैं समझता हूँ लैंड लोग ऐसे हुआ है कि वो मीडिया भी कंट्रोल है उसके हाथ में, वो अपना नहीं नुकसान दिखाएगा। लेकिन इसमें यह देखना है कि अमेरिका भी बात करना चाह रहा है और ईरान तो ज्यादा बात करना चाह रहा है अमेरिका से कि जंग रुके। तो इस टाइम आप अगर नोट करो, एक दूर बैठा हुआ प्लेयर है चाइना, जो आराम से देख रहे हैं, जो इनको जंग में डाल के इनकी इकोनॉमी खराब कर रहा है अमेरिका की, और खुद राइजिंग पावर बन रहा है। कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुंच गई? उनका कहना यह था कि अब हम जब नेगोशिएट करेंगे ईरान से तो ये वाली बात सामने आ गई तो हम नेगोशिएशन, हमारी पावर खत्म हो जाएगी। मुझे समझ नहीं रहते कि ईरान इस तरह की धमकियों से डर ही नहीं रहा था पहले भी कभी। तुम्हें तो लग रहा था कि हम डरा रहे हैं, ट्वीट कर करके पैसे कमा रहे थे। ईरान तो कभी डर ही नहीं रहा था, बट बहरहाल चलता रहा। देखो ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है? वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें लेके डूबने की कोशिश करेंगे। देखो उसके पास खोने को क्या है? क्या है उसके पास खोने को? इंटरनेशनली पाबंदियां 20 साल से अगले पे लगी हुई है, सही है। करेंसी 2 रुपए की भी नहीं है, डी वैल्यू करेंसी है, बिल्कुल बकवास रद्दी पेपर है वो, उसकी करेंसी है। तो उसके पास खोने को था ही तो था क्या? खोने को था इजराइल के पास, खोने को था गल्फ के पास, खोने को था अमेरिका के पास। कि इजराइल में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज का आउटलेट थे वो आहिस्ते आहिस्ते अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे, क्योंकि मिसाइल आ रहे भाई। इजराइल ने चूना मारा पूरी दुनिया को, यूट्यूबर और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कि यहाँ पे कोई मिसाइल नहीं आता, हमारे पास आयरन डोम है, सीता के फटे सुरागे, जो भी मिसाइल आएगा सीता माता के अंदर घुस जाएगा। ये जंग के अंदर क्लियर हो गया कि नहीं भैया, ठीक ठाक किस्म का नुकसान हुआ है। अगर आप YouTube पे वीडियो सर्च करोगे इजराइल अबंडेड एरियाज आफ्टर वॉर, आपको दिख जाएगा। ठीक ठाक पैमाने पे तबाही हुई है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रहा था क्योंकि इजराइली कंट्रोल कर रहा था उसको, लेकिन छोटे छोटे यूट्यूबर्स दिखा रहे थे जो यहूद थे। तो सवाल यही, जवाब मतलब इस जंग का यही निकला है कि भाई साहब खोने को अमेरिका के पास है, ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो लड़ेगा, वो तो बोलेगा सही है, आखिरी तक मर रहा है तो मर जाओ, ये कि सामने वाले का भी चूल्हा तो बुझाओ। अब उस ईरान ने कहा कि हाँ, हॉर्मुज को खोलने की हम बात पे एग्री कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और हम अमेरिका से नहीं ओमान से बात कर रहे हैं। तो उस बात को सुन के अमेरिका बहुत बुरी तरह घबरा गया, बोले ये क्या बात है? अबे जी बहुत सिंपल सा प्लान निकाला ईरान ने, जो मुझे लगता है। अमेरिका ने थोड़ा सा इतिहास भी है, मैं आपको बताता हूँ, बट अच्छा इतिहास है। अबे जी अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच में एक TSS नाम का पैक्ट हुआ था, वो करता था 1960s में।
उस टीएसएस में क्या था, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। उसमें क्या था भाई जी कि हॉर्मुज की खाड़ी में घुसने का जो रास्ता था और निकलने का रास्ता था जहाज का, उसके बीच में ओमान। हॉर्मुज की कहानियां नहीं सुननी, वो ओल्ड हुई है, खत्म।